नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटेस्टाइनल इस्कीमिया। इंटेस्टाइनल इस्कीमिया रिजल्ट करती है जब आर्टीरियल इनफ्लो ओक्लूड हो जाए या वीनस आउटफ्लो ओक्लूड हो, ठीक है, या फिर उस ऑर्गन की परफ्यूजन ना हो, फेलियर ऑफ परफ्यूजन। तो उसके नतीजे में पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होगा जिसको हम एब्डोमिनल एंजाइना कहते हैं, ठीक है, जिस तरह बिल्कुल हार्ट में होता है। कार्डियक वेसल्स जो है, कोरोनरी वेसल्स ऑक्लूड होती हैं तो एंजाइना होता है, इसी तरह इंटेस्टाइनल इस्कीमिया में भी एब्डोमिनल एंजाइना होता है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ के लिए। अब इसके भी डिफरेंट कॉजेज़ हैं इंटेस्टाइनल इस्कीमिया के। सबसे पहले तो आर्टीरियल इनफ्लो ऑक्लूजन क्यों हुई? एथेरोमा की वजह से, थ्रोम्बस, ठीक है, या एम्बोलस, एओर्टिक कोई डिजीज़ है, वैस्कुलाइटिस है जैसे टाकायासु आर्थराइटिस, ट्यूमर जिसमें ट्यूमर जो है वेसल को कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। इसी तरह वीनस आउटफ्लो ऑक्लूजन क्यों होगी? मेसेंट्रिक वेन की ऑक्लूजन हो जाती है हाइपर कोएगुबल स्टेट्स में, जैसे मैलिग्नेंसी, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, एंटी थ्रोम्बिन 3 इनकी डेफिशिएंसीज़ की वजह से हाइपर कोएगुबल स्टेट होगी। इसी तरह एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी में भी होता है। इंट्रा एब्डोमिनल सेप्सिस जब हो जाती है तो उसमें भी वीनस ऑक्लूजन होती है। पोर्टल हाइपरटेंशन एंड सिरोसिस में भी वीनस आउटफ्लो ऑक्लूजन होगी, तो इंटेस्टाइनल इस्कीमिया हो सकता है। तीसरा, जब परफ्यूजन ना हो, फेलियर ऑफ परफ्यूजन हाइपोटेंसिव शॉक में होगा, ठीक हो गया। अब जो है एक्सप्लेन कर रहा है अक्यूट स्मॉल इंटेस्टाइनल इस्कीमिया के बारे में कि हार्ट से जो एम्बोलस है, आर्टीरियल एट्रियल फिब्रिलेशन वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें हार्ट से एम्बोलस आके सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को ओक्लूड कर देता है और यही उनमें कॉमनेस्ट कॉज है इंटेस्टाइनल इस्कीमिया का, ठीक है। वो एट्रियल फिब्रिलेशन हो रही थी, पेशेंट को एम्बोलस, थ्रोम्बस बना, एम्बोलस बन के उसने सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को ओक्लूड किया। इसके अलावा पेशेंट जो सडन एब्डोमिनल पेन के साथ और वॉमिटिंग के साथ जो प्रेजेंट करेंगे वो इसमें हमें इंटेस्टाइनल इस्कीमिया में पिक्चर मिलेगी। एब्डोमेन इनका डिस्टेंडेड होगा, टेंडर होगा, बाउल साउंड्स एब्सेंट होंगी, ठीक है, बस अचानक से एब्डोमिनल पेन हुआ है और वॉमिटिंग हुई है। पेशेंट हाइपोटेंसिव होगा, इल लुकिंग होगा। हम एंजियोग्राफी करवाएंगे तो उसमें स्टेबल पेशेंट में हम करवाएंगे और थ्रोम्बोटिक थेरेपी देंगे जैसे कि एल्टी प्लेज थ्रोम्बोटिक डिजीज़ के लिए देंगे। अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो हम लेप्रोटोमी के थ्रू ट्रीटमेंट देते हैं यूजुअली, विथ थ्रोम्बो एम्बोलेक्टमी करते हैं और जो गैंग्रीनस बावल है उसकी रिसेक्शन करेंगे, यानी जो गैंग्रीनस बावल होगा ना उसी को हम रिसेक्ट करके निकाल देंगे। एंटीबायोटिक्स सारे पेशेंट्स को हम देंगे इसमें, और इसमें वैसे मोर्टेलिटी हाई होती है, ठीक है, इंटेस्टाइनल इस्कीमिया में। तो ये अगर अक्यूट स्मॉल इंटेस्टाइनल इस्कीमिया हो उसकी मैनेजमेंट है। पहले इसने कॉज बताया दिया, एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से एम्बोलस था, उसने आके ऑब्स्ट्रक्ट किया, ओक्लूड किया सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को। फिर अगर पेशेंट फीचर्स बताया इसने कि पेशेंट को एब्डोमिनल पेन सडनली और वॉमिटिंग होगी, अगर इसके अलावा एब्डोमिन डिस्टेंडेड, टेंडर, बावल साउंड्स एब्सेंट होंगे, पेशेंट हाइपोटेंसिव, इल लुकिंग होगा। फिर इसने बताया कि अगर स्टेबल है तो हम एंजियोग्राफी करेंगे और थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी एल्टी प्लेस देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो अनस्टेबल है तो हम लेप्रोटोमी करेंगे विथ थ्रोम्बो एम्बोलेक्टमी और गैंग्रीनस जो सेक्शन है बावल का उसको रिसेक्ट कर देंगे, ठीक है, और एंटीबायोटिक्स देंगे। अब है कि क्रोनिक अगर हो, स्मॉल इंटेस्टाइनल इस्कीमिया क्रोनिक है तो उसकी क्या वजह है? ये एथ्रोमेटस ओक्लूजन हो जाती है या कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाई जो है वो मेसेंट्रिक आर्टरी में, पार्टिकुलरली एल्डरली लोगों को ये होता है, ठीक है, मेसेंट्रिक आर्टरी में ये कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाई आ जाता है या एथ्रोमेटस ओक्लूजन होती है, तो उसकी वजह से क्रोनिक स्मॉल इंटेस्टाइनल इस्कीमिया होगी। तो ऐसे पेशेंट्स को एब्डोमिनल पेन ही होगा जो कि खाना खाने के बाद होता है, ठीक है, आफ्टर फूड। अक्यूट जो मेसेंट्रिक ओक्लूजन है वो डेवलप कर सकती है ऑन क्रोनिक ओक्लूजन, यानी क्रोनिक ओक्लूजन हो रही है उसी के ऊपर अक्यूट मेसेंट्रिक ओक्लूजन हो सकती है, क्योंकि वो एथ्रोमेटस प्लैक बनता जा रहा है ना, तो कम्प्लीटली उसको फिर आके एम्बोलाई भी आके ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। उसके बाद है मेसेंट्रिक वेन ओक्लूजन। मेसेंट्रिक वेन के ओक्लूजन को हम डायग्नोस करते हैं कंट्रास्ट सीटी की मदद से या एंजियोग्राफी करवाएंगे, और ट्रीटमेंट जो है लॉन्ग टर्म पेशेंट को एंटीकोगुलेशन देंगे। सर्जरी हमने बॉवल इन्फाक्शन अगर हो जाए, गैंग्रीन हो जाती है उसकी वजह से, तो उसके लिए रिजर्व की है सर्जरी। फिर है इस्कीमिक कोलाइटिस, यानी जो सुपीरियर या इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज़ की ब्रांचेस अगर ओक्लूड होती हैं, ऑफन ओल्डर एज ग्रुप में ये कॉमनली प्रेजेंट करता है। सडन ऑनसेट ऑफ एब्डोमिनल पेन, अचानक से एब्डोमिनल पेन होता है और ब्राइट रेड ब्लड आता है पर रेक्टम विथ या विदाउट डायरिया,
ठीक है। सडन पेन हुआ एब्डोमिनल, ब्राइट रेड ब्लड फ्रॉम रेक्टम विथ या विदाउट डायरिया, तो इस्केमिक कोलाइटिस में ये होता है, ठीक है, एल्डरली में। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में स्प्लेनिक फ्लैक्चर और जो लेफ़्ट कॉलन है ये इफेक्ट होता है, जहाँ पे स्प्लीन होती है, ठीक है। स्प्लेनिक फ्लैक्चर और लेफ़्ट कॉलन ज़्यादातर इफेक्ट होता है। अंडरलाइन कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी उस पेशेंट को होगी एविडेंट। एग्जामिनेशन पे आपको एब्डोमेन वही डिस्टेंडेड और टेंडर मिलेगा। एब्डोमिनल एक्सरे पे आपको थंब प्रिंटिंग मिलेगी एट द साइट ऑफ स्प्लेनिक फ्लैक्चर। ये रेडियोलॉजी पे होता है थंब प्रिंटिंग साइन। एक्चुअली थिकेंड नोड्यूलर इंडेंटेशन हो जाती है बॉवल वाल में, जो बिल्कुल थंब प्रिंट को ही रिजेंबल कर रही होती है, ठीक है। थिक हो जाता है, इंडेंटेड हो जाता है उसकी वॉल, तो इडीमा की वजह से और स्वेलिंग ऑफ द बॉवल वाल की वजह से ये इस तरह होता है। कोलाइटिस में हमें ये रेडियोलॉजी में थंब प्रिंट साइन मिलता है, ठीक है। और एब्डोमिनल एक्सरे पे मेडिकल सिम्टमेटिक मैनेजमेंट यूजुअली एडिक्वेट होती है इस इस्कीमिक कोलाइटिस में। सर्जरी हमने तब करनी है जब परफोरेशन हो जाए या गैंग्रीन या स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो, तो हम सर्जरी करेंगे। दैट्स इट, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। इस्कीमिक कोलाइटिस और इंटेस्टाइनल इस्कीमिया कंप्लीट हुआ। बाकी जो मिस्केलिनियस डिसऑर्डर थे स्मॉल इंटेस्टाइन के, प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी, वो हमने डिस्कस कर लिया था। इसी तरह एक और होता है इंटेस्टाइनल लिम्फेंजेक्टेजिया। उसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइनल लिम्फेंजेक्टेजिया प्राइमरी भी हो सकता है, जिसमें कंजेनिटल मेल यूनियन होता है लिम्फेटिक्स का, यूनाइट नहीं होती, या फिर वो सेकेंडरी भी हो सकता है जिसमें लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है लिम्फोमा की वजह से, फिलियारिसिस की वजह से, या कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस की वजह से उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है। तो क्या होगा कि इंटेस्टाइनल लिम्फेटिक वेसल्स की ड्रेनेज इम्पेयर होगी, तो उससे प्रोटीन और फैट रिच लिम्फ जो है ना जीआईटी के लूमेन में ही डिस्चार्ज हो जाएगा, तो वो कंडीशन पेरिफेरल लिम्फेडिमा के साथ प्रेजेंट करेगी। पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन होगा, काइलस एसाइटिस, ठीक है, और स्टीटोरिया। तो ये हो रहा है इंटेस्टाइनल लिम्फेंजेक्टेजिया में। हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, हाइपो एल्बुमिनीमिया मिलेगा, लिम्फोपीनिया, सीरम में इम्यूनोग्लोबिन कंसनट्रेशन रिड्यूस होगी। सीटी एमआरआई करवाएंगे, डायग्नोस करेंगे बाय इंटेरोस्कोपी विथ जेजनल बायोप्सी, तो उसमें हमें वो डायलेटेड लेक्टील्स मिलेंगी, ठीक है, बायोप्सी में। ट्रीटमेंट यही है, लो फैट डाइट दें, मीडियम चेन ट्राइग्लाइसराइड सप्लीमेंट्स। एक और कंडीशन है अल्सरेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी एक डिसऑर्डर है, स्मॉल बाउल के अल्सर्स अनकॉमन है, आइदर इडियोपैथिक या सेकेंडरी ड्यू टू अंडरलाइंग इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। कॉमन जो कॉजेज़ है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्सर्स के, एक तो इडियोपैथिक है, दूसरा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में बनते हैं एनसेड्स की वजह से या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, अल्सरेटिव जेजनोइलियाइटिस, लिम्फोमा कार्सिनोमा में भी, इन्फेक्शन जैसे टीबी, टाइफॉइड, यर्सीनिया, इंटेरोकोलाइटिका, और इसके अलावा रेडिएशन, वास्कुलाइटिस, इनसे भी अल्सर बनेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कॉमनली ये इलियम में बनते हैं, इन अल्सर से ब्लीडिंग होती है, परफोरेशन, स्ट्रक्चर, ऑब्स्ट्रक्शन। तो डायग्नोस हम इसको कैप्सूल एंडोस्कोपी, इंटेरोस्कोपी के ज़रिए करते हैं। एक और डिसऑर्डर है एनसेड एसोसिएटेड स्मॉल इंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी। एनसेड्स की वजह से बहुत सी स्मॉल इंटेस्टाइनल लेशन होती हैं, इरोजन हो गया, अल्सर हो गया, म्यूकोजल वेब, स्ट्रक्चर, और रेयरली एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं डायाफ्राम डिजीज़। क्या कहते हैं? डायाफ्राम डिजीज़, जिसमें ना बहुत ज़्यादा इंटेंस सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस हो जाती है, जिसके नतीजे में सरकमफेरेंशियल स्ट्रक्चरिंग होगी, यानी स्ट्रक्चर ही बनेंगे लेकिन सरकमफेरेंशियली बनेंगे। इसको हम कहते हैं डायाफ्राम डिजीज़, जो एनसेड्स की वजह से होती एक फाइब्रोसिस ही है, इंटेंस फाइब्रोसिस। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को पेन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लीडिंग, अनीमिया, और ऐसे मिमिक करेगा क्रोहन डिजीज़ को, कार्सिनोमा या लिम्फोमा को मिमिक करेगा। वही कैप्सूल एंडोस्कोपी करेंगे, इंटेरोस्कोपी, तो डायग्नोसिस रिवील होगी। कभी कभार लेप्रोटोमी से ये डिस्कवर होगा। एक और मिस्केलेनियस डिसऑर्डर है यूजिनोफिलिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि प्रोटीन लूजिंग इंटेरोपैथी का भी एक कॉज है यूजिनोफिलिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है, जिसमें विथ म्यूकोजल इरोजन या अल्सरेशन, हमने कहा ना, जिसमें साथ में इरोजन या अल्सरेशन नहीं होगी, विदाउट, तो उसमें एक कॉज ये भी था यूजिनोफिलिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो है तो ये अननोन एटियोलॉजी का, किसी भी पार्ट ऑफ जीआईटी में, या स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये कॉमनली होता है। इसमें यूजिनोफिल आके इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं गट वॉल को, लेकिन पेशेंट को कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन या यूजिनोफिलिया किसी भी और टिश्यू में नहीं होगा, बस उसकी वाल, गट वाल, स्टमक और इंटेस्टाइन की में यूजिनोफिल्स आ गए हैं। म्यूकोजल भी हो सकते हैं, मस्कुलर या सब सिरोजल, और 70% ऑफ द केसेस में उनके ब्लड में भी, पेरिफेरल ब्लड में भी यूजिनोफिल्स ज़्यादा होंगे। तो ऐसे पेशेंट को फीचर्स होंगे, उनको ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फ्लामेशन, जैसे कोली की पेन, नोजा, वॉमिटिंग, डायरिया, वेट लॉस,
प्रोटीन लूजिंग इंटेरोपैथी भी होती है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक डिसऑर्डर, 30% लोगों को स्टीटोरिया सीरोजल इन्वॉल्वमेंट की वजह से इनको यूजिनोफिलिक एसाइटीज़ हो जाती है। तो इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, हिस्टोलॉजिकल असेसमेंट हम करेंगे मल्टीपल एंडोस्कोपिक बायोप्सी लेके, और आल्दो फुल थिकनेस बायोप्सी ओकेजनली इसमें रिक्वायर्ड होती है। बाकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि हम पैरासाइटिक इन्फेक्शन को रूल आउट करें, क्योंकि पैरासाइट में ही ज़्यादातर यूजिनोफीलिया होता है। बाकी कोई और यूजिनोफीलिया का कॉज रूल आउट कर लेंगे। सीरम IgE कंसनट्रेशन देखेंगे, वो 2/3 ऑफ द केसेस में हमें ज़्यादा मिलती है। अच्छा, डाइटरी कुछ मैनिपुलेशन करनी होती है, स्पेशली जो मिल्क है उसको डाइट से एलिमिनेट करेंगे तो इससे कुछ पेशेंट्स को इसमें फ़ायदा मिलता है यूजिनोफिलिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस में। देखिए, मिल्क नहीं यूज़ करें। सिवियर सिम्टम को हमने प्रेडनिसोलोन दे के ट्रीट करना होता है 20 to 40 मिलीग्राम डेली। और सोडियम क्रोमोग्लिकेट, ये क्या करेगा, मास्ट सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है। वैसे ऐसे पेशेंट्स की जो प्रोग्नोसिस है वो मेजॉरिटी में अच्छी होती है, गुड है। तो यहाँ पर हमारा डिटेल में पूरा कंप्लीट हो गया डिसऑर्डर्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे ट्यूमर्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले हमने सारे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के वो डिसऑर्डर पढ़े जिनमें मैल एब्जॉर्प्शन होती है, जैसे सीलिक डिजीज़, डर्माटाइटिस herpetiformis, ट्रॉपिकल स्प्रू, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, विपल डिजीज़, बाइल एसिड डायरिया, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम, रेडिएशन एंटेरोपैथी, ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया। फिर कुछ मिस्केलेनियस डिसऑर्डर थे जैसे प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी, इंटेस्टाइनल लिम्फेंजेक्टेसिया, अल्सरेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, NSAID एसोसिएटेड स्मॉल इंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी, यूजिनोफिलिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंड मैकल डाइवर्टिकुलम।